Hello friends, this is Dr. Ashish Chauhan, and this is probably the last part of endocrinology, the chapter named chemical control and integration. So far we have studied quite a lot in this part. हमने हार्मोन क्या होते हैं, उनके फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे फंक्शंस करते हैं उसको भी थोड़ा बहुत देखा है. उससे रिलेटेड कुछ डिजीज़ के बारे में हमने आइडिया लिया है. नाउ इट इज़ द टाइम we start with a new gland, its new hormone and its new functions. So the topic that I'm going to take today is, of course, you can read it from here only, it is thymus, right? So okay, so a bit broader thymus now. So where is thymus? First of all, thymus is somewhat over here, right? हमारे हार्ट के आगे, ठीक है, in front of our heart on the ventral surface of the aorta. ये अपना हार्ट है इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ से कुछ एओर्टा जो है, आर्च ऑफ एओर्टा मूव करता है और उसी के आसपास इस जगह पे अपना थाइमस ग्लैंड है, ठीक है. बट थाइमस ग्लैंड की कुछ पिक्यूलियरिटीज हैं कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं इसमें काफ़ी बढ़िया साइज में होता है. Until puberty it grows inside, it changes its color with the age, and as the person moves from the state of youthfulness to senescence, जब जवान या उससे आगे मूव करके वो बूढ़ा होता है तो इस ग्लैंड का कलर भी ओवर द टाइम चेंज होता है. अब ये चेंज क्यों होता है? चेंज इसलिए होता है क्योंकि धीरे धीरे इस ग्लैंड में फैटी टिश्यू का इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है. तो शुरू के स्टेज में जब ये ग्लैंड यंग इंडिविजुअल्स में हाईली फंक्शनल होता है तो कहते हैं ना कि जवान लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी फॉल कर जाती है. दिस थाइमस ग्लैंड इज समवॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है. तो ये मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया है, इस ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं. जो मैंने बताया एक सॉफ्ट सा बाइलोब ग्लैंड होता है. बाइलोब मतलब कि दो लोब वाला, जैसे हमने थायराइड के बारे में पढ़ा था वो भी बाइलोब था, तो वैसा ही ये ग्लैंड है, ठीक है. एओर्टा के पास ये ग्लैंड अपना प्रेजेंट होता है, ठीक है. हम लोग ये बात समझ चुके हैं. अब जो है कोई भी ग्लैंड हो या कोई भी ऑर्गन हो तो उसको एक जस्ट डिवाइड करने के लिए जो इनर पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं, ठीक है, और जो बाहर का पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है. अंदर जो है मिडिल में मेडुला, बाहर जो है इट इज कॉर्टेक्स. तो एग्जैक्टली सेम वे में इसमें भी एक अंदर का मेडुला होता है और बाहर का कॉर्टेक्स होता है. अब अपनी एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी गई हैं, यहाँ के वीडियो लेक्चर्स में हम उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हीं चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं. तो अब समझते हैं इस चीज को. ये जो बाहर वाले सेल्स हैं उन सेल्स का एक नाम रखा गया जिन्हें हमने थाइमोसाइट्स कहा. थाइमस में रहने वाले सेल्स थाइमोसाइट्स, ठीक है. अब उसका एक पेकुलियर फीचर होगा, कुछ चीजें होंगी उसमें जिसकी वजह से हमने उसका नाम दे दिया थाइमोसाइट. और अब ये एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है जिसका की नाम है थाइमोसिन. पेप्टाइड हार्मोन दैट इज प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है, छोटा हार्मोन है जिसका नाम है थाइमोसिन. अब ये थाइमोसिन का काम होता है टी सेल मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन. तो ये मैंने क्या बताया इसको, अब पूरी चीजों को जब समझेंगे तो बात समझ में आएंगी, वो अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है. और जो होता है मेडुला होता है अंदर वाला पार्ट, इसमें हमारे जो कुछ फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि फैगोसिटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि मान लीजिए कि कोई सेल हमारी बॉडी में उसकी डेथ हो गई, मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया, फंगस या कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर आती है, तो एक ऐसे सेल्स होते हैं जो उसको पकड़ के उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है. उन सेल्स को हम फैगोसिटिक सेल्स कहते हैं. और ये फैगोसिटिक सेल्स जो हैं इसके मेडुला में प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स का एक स्पेशल नाम है जिसको कि हम कहते हैं हैसेल्स कॉर्पसल. और ये हैसेल्स कॉर्पसल ही आइडेंटिफिकेशन और आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है थाइमस का और उसके मेडुला का. सो फार हमने इसके बारे में पढ़ा. अब देखते हैं, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि ये टी सेल को मैच्योर करने में हेल्प करता है. मतलब कि कोई एक टाइम होगा जब टी सेल भी अपने इमेच्योर होंगे. तो एक जब अपन इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, डिजीज वाला चैप्टर, उसमें मैं बहुत इन डेप्थ आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी बनती है
एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, टी सेल, बी सेल, एवरीथिंग। बट अभी एक ब्रॉडर लेवल पे जानते हैं क्या चीजें होती हैं। ये जो मैंने बनाया है ये अपना एक बोन है, ठीक है, और बोन का जो है मैरो होता है, उसका भी सबसे अंदर का पार्ट, और इस मैरो में जो होते हैं हमारे प्लूरिपोटेंट सेल होते हैं। प्लूरिपोटेंट सेल्स जो आप कह सकते हो कि जो कि किसी भी टाइप के सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग, और यहीं पे कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सेल्स को बनाते हैं, ठीक है। तो इम्यून सेल्स जो होते हैं उसमें अपने को दो नाम याद रखने हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। अब ये जब बनते हैं, जब यहां पे बनते हैं ये सेल्स, तो बहुत छोटे होते हैं, मतलब छोटे इन द सेंस की वो बाहर की चीजों से आप ऐसा कह सकते हो कि एक्सपोज नहीं हुए हैं। दीज आर लाइक आर आर्मी पर्सनल्स। आर्मी पर्सनल्स अपने अभी घर पे हैं, ठीक है, जहां पे वो पैदा हुए थे वहां रह रहे हैं, वो अभी बस दौड़ भाग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से जो बी सेल्स होते हैं वो यहीं रहते हैं, बट जो टी सेल्स होते हैं ये डायरेक्ट थाइमस में जाते हैं, ठीक है। ये थाइमस अपना ग्लैंड है। अब ये थाइमस क्या है बेसिकली, दिस इज द एकेडमी जहां पे उसको ट्रेन किया जाता है, जहां पे वो एक यंग लड़का आया होता है एंड देन उसको फिर ट्रेन किया जाता है कि ऐसे आपके दुश्मन आएंगे एंड दिस इज हाउ यू हैव टू टेकल देम, ठीक है। तो वहां एज अ यंग लैड दैट बॉय गोज टू अ थाइमस ऑर्गन विच इज लाइक द ट्रेनिंग एकेडमी फॉर दैट थाइमस, फॉर दैट टी लिम्फोसाइट्स। वहां पे वो सारी चीजों से एक्सपोज होते हैं कि ये ऐसे ऐसे तरीके के लोग आपके दुश्मन हैं एंड यू हैव टू फाइट देम ऑफ इफ दे ट्राई टू एंटर योर बॉडी, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग आर्मी पर्सनल्स को भी दी जाती है। और फिर जब वो वहां से निकलते हैं देन दे आर मैच्योर्ड आर्मी पर्सनल्स और मैच्योर्ड टी सेल, जिनको कि बता दिया गया है कि ये अपना है, ये दूसरे वाले हैं एंड यू हैव टू किल देम। सो इस लोकेशन पे टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन होता है एंड बोन मैरो के अंदर बी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन होता है। ये अपने दो टाइप के सैनिक है, यू कैन अंडरस्टैंड देम इन द फॉर्म ऑफ कि हो सकता है कि एक आर्मी वाले हैं और एक एयरफोर्स वाले हैं, ठीक है। सो दोनों अलग अलग जगह पे ऑपरेट करते हैं, है ना। हवाई वाली चीजों को एयरफोर्स वाले टैकल करेंगे, जमीन वाली चीजों को आर्मी वाले टैकल करेंगे। सो सिमिलरली व्हेन दिस टी सेल दे मैच्योर, they provide cell mediated immunity, right? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने टी सेल्स होते हैं। वहीं ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होता है, ब्लड और फ्लूइड रिलेटेड इम्यूनिटी जो है, उसके लिए हमारे बी सेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो बी सेल्स होते हैं, व्हेन दे डेवलप इनटू इम्यून सेल्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ये जो हमारे इम्यून सेल्स हैं उसमें डेवलप होते हैं। बट इनके डेवलपमेंट में हेल्प करने वाला जो होता है एक टी सेल होता है, जिसका कि नाम ही टी हेल्पर सेल होता है। हम इसके बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे जब अपन डिजीज वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि थाइमस एज के साथ उसकी डी जनरेशन शुरू हो जाती है, वो एज के साथ खत्म होना शुरू हो जाता है। इनिशियली यंग किसी इंडिविजुअल में देखोगे, बच्चे में देखोगे, प्यूबर्टी अटेन किए हुए बच्चे में देखोगे तो बहुत रेड कलर का वैस्कुलर होता है, मतलब बहुत सारा ब्लड सप्लाई उसके अंदर जा रहा है, बहुत रिचली सप्लाइड बाय ब्लड। ओवर द टाइम इट गोज टू बिकम ग्रे, फिर फैटी टिश्यू का इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है तो फिर वो येलो हो जाता है। और जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता है, इंसान की एजिंग होती है, अपना इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है और इम्यूनिटी फॉल कर जाती है, ठीक है। So this was about the thymus. Now coming to the more important one, that is our adrenals. Adrenal जब मैं पहले भी बता रहा था, जब फर्स्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे मैंने बताया था कि एडरीनल, रीनल इज किडनी, किडनी के ऊपर इज एड्रिनल, दिस इज आर किडनी और इसके ऊपर जो ये बना है दिस इज एड्रिनल। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से चाकू लगा के खचाक काट दिया, ठीक है। और अब इस सेक्शन को मैं ऐसे करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो जब हमने इस सेक्शन को देखा तो इसमें जो मिडिल का पोर्शन था वो थोड़ा डार्क था और बाहर का पोर्शन थोड़ा लाइट था, तो उसको हमने डिस्टिंग्विश फिर से कर दिया। कैसे करते हैं, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, तो इसको भी हमने डिवाइड कर दिया कॉर्टेक्स एंड मेडुला में, ठीक है। दो पार्ट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पार्ट को सेपरेट करके सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना दो पार्ट हो गया, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सो
पहले जो इजियर पार्ट है, इजियर नहीं मतलब छोटा पार्ट है, उसको अपन टेकल करते हैं, दैट इज द मेडुला। अब देखो जो मैंने ये बनाया था ग्लैंड, ठीक है, इसके अंदर का पार्ट ये, अब ये जो है ना, इस पार्ट पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, जिसमें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, जब हम कभी फियर में आते हैं। लेट अस से ऐसा सिस्टम, आप एक दिन किसी जंगल में घूमने गए, ठीक है, और जंगल मध्य प्रदेश के थे, और अभी वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ जो है चीते छोड़ दिए, एंड यू वर वॉकिंग केयरफ्री इन द जंगल एंड सडनली यू लैंडेड अप इन फ्रंट ऑफ अ चीता। और जब उस चीते को देखने के बाद आपका रिस्पॉन्स खुले जंगल में, यू आर स्टैंडिंग एंड दैट चीता फ्रॉम सम अफ्रीकन कंट्री स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, उसके सामने कैसा रिस्पॉन्स होगा आपका, वो जनरेट कराने वाला सिस्टम इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक खा पी के मस्त लेटे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, रेस्ट फेज में है, तब जो सिस्टम काम कर रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो देख के हालत खराब होने वाली सिस्टम है, उसके नर्व सेल्स, ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तब मैंने बताया था कि उसके नर्व सेल्स जो न्यूरॉन है उसकी एंडिंग है यहाँ पे, ठीक है, उन नर्व सेल्स की एंडिंग है, बहुत सारे नर्व सेल्स वहां पे हैं। अब देखो मैं ये चीज तो सुपरफिशियली बता रहा हूं कि वहां पे नर्व सेल्स है, बट जब आप हायर स्टडी करोगे, जब आप इसको फर्दर मेडिकल कॉलेज में जाके हिस्टोलॉजी, इसकी फिजियोलॉजी को और डेप्थ में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एड्रिनल मेडुला के जो सेल्स है या एड्रिनल मेडुला पर से, ये इसका डेवलपमेंट ही अलग जगह से हुआ है, ठीक है, ये एक न्यूरल सेल से इसका डेवलपमेंट है, ग्लैंडुलर सेल से नहीं है। ओके, तो ये चीज थोड़ी सी समझने वाली बात है। आइए, तो अब यहां पे क्या होता है कि यहां से दो चीजें सिक्रीट होती हैं, एक का नाम होता है एड्रिनलिन, दूसरे का नाम होता है नॉर एड्रिनलिन। फिर क्या आता है, फिर दो नाम और आते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ये क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, एड्रिनलिन इज एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन इज नॉर एपिनेफ्रिन, बात खत्म। आज के बाद इससे रिलेटेड कोई डाउट होने नहीं चाहिए। ओके, अब ये दोनों हार्मोन है, क्या डिफरेंस है, तो नॉर एड्रिनलिन से फिर कुछ और थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होकर एड्रिनलिन बन जाता है, मतलब दोनों आसपास के ही हार्मोन है, दोनों का फंक्शन भी मोर और लेस सिमिलर है। क्या फंक्शन है, तो मैंने बताया था, जैसे ही आप उस चीते को देखोगे आपके दिमाग में क्या आएगा, या तो आप जो है अपने आप को बहुत बलिष्ठ मानते हो और आपको लगता है कि आई कैन फाइट दिस चीता ऑन माई ओन, सो आप शर्ट फोल्ड करते हो एंड जोर से सांस लेते हो, यू फील लाइक यू कैन फाइट एंड डिफीट ऑफ दिस चीता। वो बेवकूफी है, वो आपका गला काट देगा, आपके मतलब कैरोटिड आर्टरीज को वो डायरेक्ट अपने कैनाइंस डाल के पंचर करेगा, 5 मिनट में आपकी डेथ, वो आपको खींच के ले जाएगा, पेड़ पे जाके खाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है। नेक्स्ट चीज क्या, थोड़े से आप इंटेलिजेंट हो तो आप क्या कहते हो कि बेटे भाग लो, अभी टाइम है, राइट, यू स्टार्ट रनिंग ऑफ। अपना चीता है वो दुनिया का सबसे तेज दौड़ता है, 50-60 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा दौड़ता है। इंसान में उसैन बोल्ट या जो सबसे तेज दौड़ने वाले लोग भी हैं वो 30-35 तक जाते हैं, सो इट कैन इजीली कैच यू, राइट। सो आप डर जाते हो, राइट, बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, या तो आप फाइट करना चाहोगे या फ्राइट ऑब्वियसली डेवलप होगा और फ्लाइट आप भागना चाहोगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या चीजें होती है, वही सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है, वही एड्रिनलिन और एड्रिनलिन का काम है। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, दिल दिक 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 दिक, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, सांसें बहुत तेज चलने लगेंगी, ठीक है, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, डर के मारे आपके बाल खड़े हो जाएंगे हाथों को, हाथ पैर के, ठीक है, पाइलो इरेक्शन हो गया। तो ऐसी चीजें आपके फिजिकल लेवल पे दिखने लगेंगी। ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बहुत तेज होने लगेगा, क्यों, बिकॉज ग्लूकोज इज अ वेरी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, बॉडी को फुल एनर्जी चाहिए, या तो लड़ूंगा या भागूंगा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय आवर एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। अब एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, फर्स्ट ईयर से आपको ये वर्ड सुनना शुरू हो जाएगा, एंड माइंड यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड्स इन द मेडिकल लिटरेचर, उसका नाम है फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा इज बेसिकली अ ट्यूमर इन द एड्रिनल मेडुला। अब एड्रिनल मेडुला में एक ट्यूमर हो गया, देखो किसी भी ऑर्गन का ट्यूमर अगर मैं बोलता हूं, व्हेनेवर आई से एनी पार्ट का ट्यूमर, तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि वो जो काम कर रहा था, ठीक है,
उस काम करने की एक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। मतलब क्या होगा, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन ज्यादा फालतू में, मतलब आप बैठे हुए हो और वो वाले सेंसेशन आने लगे कि यार लायन आ गया है, अब क्या करना, मतलब यू आर नॉर्मली सिटिंग, आपने मस्त ब्रेकफास्ट किया है और अब बैठे हो, बट उस टाइम में आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सो इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेशन। और वैसे लोग उनको डायग्नोज करना और ट्रीट करना बहुत इसेंशियल होता है। सर्जिकली ट्रीट करते हैं या फिर कुछ लोग मेडिकली भी रिस्पॉन्ड करते हैं, बट इवेंचुअली उसको सर्जिकली इस पार्ट से हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं कॉर्टेक्स पे। ये अपना ग्लैंड था, ठीक है, ये अपना मेडुला था, और ये वाला पार्ट जो है दिस इज आवर कॉर्टेक्स। अब मैं इसमें बाहर से अंदर लिख रहा हूं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब इजी टेक्निक्स बता रहा हूं चीजों को याद करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। GFR बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। GFR क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर वन, जोना फैसिकुलेटा, और जो भी उसका उस तरीके का नाम ही होता है, एंड द लास्ट वन इज जोना रेटिकुलोसा। 3 नेम्स GFR से अपन याद करेंगे, और ये बाहर से अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, पहली चीज हमने याद कर ली, क्या याद की हमने? GFR, फाइन। अब देखो G को नीचे कर दो। क्या कर रहा हूं मैं सर? देखो G को हमने नीचे किया, G से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मैंने ऐसे याद किया था, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप भी इसको ऐसे याद रख सको। ठीक है, G नीचे, मतलब कि जो इससे निकलता है दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अभी समझेंगे सारी चीजों को। और ये G है तो ये G से नहीं होगा, दिस इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, और लास्ट में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं, और इन तीनों चीजों को इसी तरीके से GFR, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। साइज वाइज जो होता है अपना, जो फैसिकुलेटा होता है नियरली 70 to 75% होता है। ठीक है, और ग्लोमेरुलोसा एंड रेटिकुलोसा जो है वो 10% होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? नाउ सी कि मैंने बता दिया, तीनों लेवल को डिस्टिंग्विश कर दिया हमने एनाटॉमिकली, और तीनों से क्या क्या चीजें निकलती है उसको मैंने बता दिया। कमिंग टू द जोना ग्लोमेरुलोसा, जिससे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलता है, एंड द वेरी सिग्निफिकेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन, राइट? एल्डोस्टेरोन यहां से निकलता है, और इस एल्डोस्टेरोन के बारे में अपन क्या जानते हैं? तो याद करो, रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, राइट? तो उस पाथवे में काम करता है। अब ये एल्डोस्टेरोन बेसिकली काम क्या करता है? तो किडनी का जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, ये अपनी किडनी है, ठीक है, इसका जो DCT है, ये वाला पार्ट जो है यहां पे काम करता है, और ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। तो एक रूल ऑफ थंब, बॉडी के किसी भी पार्ट में जहां जाएगा सोडियम वहां जाएगा पानी, जहां जाएगा सोडियम वहां जाएगा पानी। सो रिमेंबर इट, जहां जाता है सोडियम वहां जाता है पानी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या काम कर रहा है कि ऐसे हर कंडीशन में ये एक्टिवेट हो जाता है जब शरीर को लगता है कि शरीर में पानी की कमी है, जब शरीर को लगता है कि शरीर में सोडियम की कमी है, ये एक्टिवेट होता है और सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा लेता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट का याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट कभी भी अपन पॉजिटिव कहीं से लेंगे तो वहां बदले में पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव देना होगा, तभी बैलेंस मेंटेन होगा। दिस इज हाउ द सेल्स और द होल बॉडी फॉर दैट मैटर फंक्शंस। तो यहां पे क्या करता है, जब ये सोडियम ले लेता है, मतलब कि ये ब्लड वेसल में आ गया, इसके बदले ये पोटेशियम को फेंक देता है। ठीक है, सो देयर इज ए चैनल जो कि सोडियम को एब्जॉर्ब करवाता है, पोटेशियम को उसके बदले फेंक देता है। ठीक है, अब ये पोटेशियम फेंक दिया, मतलब क्या है, ये यूरिन के रास्ते में बाहर आ गया। So it causes accumulation of sodium in the body, accumulation of water in the body. जहां सोडियम बढ़ेगा, जहां वाटर बढ़ेगा, तो बॉडी जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स है और जो सो कॉल्ड प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल में फ्लूइड कंटेंट बढ़ जाएगा। अब एक पाइप है, वो इतना था, आपने उसमें बहुत सारा पानी भर दिया, वो फूल गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
इसके वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर कम होने पे जनरली रिलीज होता है सो दैट इट मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर। बट कंडीशंस वेयर देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन, राइट, ऐसा कंडीशन जब एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा निकल रहा है बेवजह, बेवजह कब निकलता है, ट्यूमर के केसेस में, तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उसका ट्यूमर, व्हाट वी कॉल दैट, जो क्रोन सिंड्रोम होता है जिसको कि एल्डोस्टेरोनिज्म बोलते हैं, जिसमें कि एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा निकल रहा है नॉर्मल अमाउंट से, वो कंडीशन इज व्हाट वी कॉल क्रोन सिंड्रोम और क्रोन्स डिजीज और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा निकला, सोडियम बहुत सारा रीअब्सॉर्ब हो गया, पोटेशियम बहुत सारा बॉडी से निकल गया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इंसान का हाइपरटेंसिव हो गया है, बीपी बढ़ गया है, बदले में पोटेशियम बहुत सारा निकल गया, तो बॉडी से पोटेशियम कम होना इज व्हाट वी कॉल हाइपोकैलीमिया, राइट, और बॉडी में सोडियम का बढ़ जाना इज कॉल्ड हाइपरनेट्रीमिया, और यही सारे फीचर्स इस डिजीज में होते हैं। सो हमने जो है इस पार्ट को देख लिया। अब आते हैं जोना फेसिकुलेटा पे। फेसिकुलेटा इज रिलेटेड विथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जब मैं कहता हूं तो नाम क्या याद रखना अपने को, कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल अभी कोविड के टाइम पे या बहुत बार देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं, दैट इज सम काइंड ऑफ अ वेरिएंट ऑफ दिस कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल्स बेसिकली क्या काम करते हैं उसको समझते हैं। इनके नाम में ही लिखा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दैट वाज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इट वाज वर्किंग ऑन टू मिनरल सोडियम एंड पोटेशियम, दिस इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इट विल somehow manage the or maybe increase or decrease the level of glucose. Basically it is involved in carbohydrate metabolism. अब करता क्या है कि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। हाउ इज इट डूइंग दैट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे जिससे ये ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, ठीक है, कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, बीट प्रोटीन, बीट फैट, बीट एनीथिंग, उससे वो ग्लूकोज बना रहा है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। फर्दर व्हाट इट डज इज इट डिक्रीजेस अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन्स के जो लोअर यूनिट्स हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो ये प्रोटीन और अमीनो एसिड का अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम करता है, लाइपोलिसिस करता है। इसीलिए जिम जाते हैं अगर तो स्टीरॉइड्स लेते हैं, दीज आर द स्टीरॉइड्स। क्या होता है उससे क्या क्या चीजें होती है, आप देखो कि इंसान की बॉडी पंप अप हो जाती है। व्हाई? बिकॉज देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एक्यूमुलेट हो गया ना वहां, अमाइनो एसिड का अपटेक भी नहीं हो रहा, यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा, तो क्या होगा? एक्यूमुलेशन होगा, प्रोटीन बढ़ गई शरीर में, प्रोटीन से जो बने हुए स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं वो उनकी हाइपरट्रॉफी हो गई, बड़े हो गए, मसल्स बड़े दिखने लगे, डोले शोले बन गए, ठीक है। और क्या हो जाता है? लाइपोलिसिस हो जाती है। लाइपोलिसिस मतलब कि फैट का डिसोल्यूशन, फैट का लिसिस, फैट टूटना, बॉडी से फैट टूटने लगता है, इंसान श्रेडेड हो जाता है, उसके एब्स जो ऑलरेडी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो हैं, बट फैट जब डिसॉल्व होता है तो उसके एब्स निकल के आ जाते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई पीपल टेक स्टेरॉइड। अब इसके आगे की कहानी शुरू होती है। दिस इज एंटी इंफ्लेमेटरी, इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी। मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन पहले समझते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इज अ स्टेट जिसमें कि बाहर से कोई चीज आई है, युद्ध का स्टेट। इसको बेसिकली ऐसे समझो कि इट इज अ स्टेट ऑफ वॉर बिटवीन आवर इम्यून सिस्टम एंड समथिंग foreign in our body, be it a bacteria, be it a virus, be it a fungus, anything, inflammatory state, वहां पे लड़ाई हो रही है, body is trying to cope up with that। तो जब ये inflammatory state बहुत बढ़ जाता है, let us say आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ, या लेट अस नॉट टेक फंगल इन्फेक्शन फॉर दैट मैटर, लेट अस से कोई इन्फेक्शन हुआ आपको, ठीक है, अब वो इतना फ्लेयर अप कर गया है, जैसे कोविड का टाइम था कि बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो था, इम्यून रिस्पॉन्स इतना ज्यादा था, एक्सैजरेटेड था कि वो लड़ाई, बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती थी, जिसकी वजह से अब लड़ाई होती है तो कोलेटरल डैमेज होता है। डैमेज पूरी बॉडी में क्या होगा? हमारे सेल्स का डैमेज होगा। तो उसको रोकने के लिए अपन स्टेरॉइड्स दे रहे थे। तो इन एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है स्टेट को लाने के लिए भी इसका यूज होता है। लेकिन अगर किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, लेट अस से कोई डायबिटिक है, उसमें ऑलरेडी इम्यून
जो है इम्यून सिस्टम कम लेवल पे काम कर रहा है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे तो ऐसी बीमारियां जो नॉर्मली किसी इंसान को नहीं होती थी वो भी उसको होना शुरू हो जाएंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. और जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि म्यूकर माइकोसिस जनरली वो घूमता रहता है, दैट म्यूकर इज लाइक प्रेजेंट एवरीवेयर, बट बिकॉज दोज पीपल वेर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इन्फ्लेमेशन का स्टेट जो था वो प्रॉपर अटेन नहीं हो रहा था, दे वर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एंड वी वर गिविंग देम स्टेरॉइड्स, दे वर ऑन स्टेरॉइड, डबल इम्यून सप्रेशन. तो ऐसा एरा गैरा नत्थु खैरा भी आया और उसने फ्लेयर अप करके बहुत भयंकर बॉडी में डैमेज किया. सो मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दैट, राइट. तो ये बात समझ में आई. थर्ड थिंग इज एंटी एलर्जिक. एलर्जी जो होता है इट इज ऑल्सो एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू समथिंग फॉरेन, राइट, जिसमें कि रैशेज आ जाते हैं, नाक बहना शुरू हो जाता है. वैसे कंडीशन में सॉरी भी हम स्टेरॉइड का यूज लेते हैं और इट इज ऑल्सो यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेसेंट. इम्यून को, बिकॉज आई टोल्ड यू इट इज फंक्शनिंग एट मल्टीपल लेवल्स इन आवर इम्यून सिस्टम, इन द एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, वो पूरा जो पाथवे है उसको ये मल्टीपल लेवल्स पे ब्लॉक करता है, जिससे कि इसका यूज एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट भी हम करते हैं. ठीक है. नाउ while we were talking about the zona fasciculata, there is a disease, or I can say there is a condition called Cushing's disease. Cushing's disease जो है अपना fasciculata जो है उसमें ट्यूमर अगर हो जाए तो उसके वजह से हो सकता है. इसमें क्या होता है कि कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं. ठीक है. अब कॉर्टिसोल्स बहुत बढ़ने लगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगा और उससे फर्दर जो है अलग अलग रिस्पॉन्सेज आने लगते हैं. इंसान फूल जाता है, मून फेसिस बोलते हैं, मुंह मतलब इतना फूल जाता है कि जो वाटर रिटेंशन और भी बहुत सारे कारण से होता है. लेट अस नॉट गो डीप इनटू द पैथोलॉजी ऑफ दैट, बट इसमें जो है मून फेसिस, मुंह फूल जाता है, बफेलो हम बिल्कुल ऐसे से हो जाते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी हो जाता है, स्ट्रेशंस आ जाते हैं बॉडी में. ठीक है. तो इस तरीके के फीचर्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं. नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द जोना रेटिकुलेटा, जिसमें कि सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं. एंड माइंड यू दिस सेक्स कॉर्टिकॉइड्स आर दे स्टार्ट गेटिंग प्रोड्यूस्ड इवन बिफोर बर्थ. ठीक है. बर्थ के बाद तो टेस्टोस्टेरोन मेल के केस में एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या और भी हार्मोन्स है फीमेल के केस में, बट ये हार्मोन बर्थ से पहले भी होता है और बर्थ के बाद भी आ रहा होता है. ठीक है. और जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है DHEA, डाइहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, राइट. तो ये हार्मोन रिलीज होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स like the change in the pitch of your voice, growth of body hair, right? These kind of things are controlled by DHEA. Now there is one last thing called Addison's disease. How would you remember? AD, all decrease. Okay, all decrease. ऐसे याद कर लेना इसको. All decrease मतलब क्या? All adrenal hormones they decrease. There is a condition जिसमें कि सारे adrenal hormones जो है वो decrease हो गए, जिसके कारण डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट. आई टोल्ड यू इट इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड. क्या करेगा? सोडियम का रिटेंशन करना बंद कर दिया, सोडियम यूरिन में बहुत सारा चला गया, वाटर लॉस बहुत सारा हो गया, पोटेशियम ब्लड में बढ़ गया. ठीक है. इस कारण से क्या हो गया? हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया. ठीक है. ब्लड प्रेशर फॉल कर गया. अब देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर किसी को बहुत ज्यादा है तो ऑफन यू हैव सीन डॉक्टर एडवाइजिंग कि नमक कम खाओ. नमक इज बेसिकली सोडियम क्लोराइड, राइट, ओनली. तो सोडियम जहां जाएगा वहां वाटर आएगा, वाटर आएगा तो ब्लड वेसल्स और फूलेंगे, और फूलेंगे तो प्रेशर बनेगा. दैट्स व्हाई डॉक्टर एडवाइस कि सोडियम कम खाया करो ताकि जो एक्सेस ऑफ सोडियम है वो ब्लड में ना आए, ताकि एक्सेस इंक्रीमेंट जो है ब्लड प्रेशर का वो ना हो. ठीक है. तो ये चीजें हो जाती है. और लास्ट चीज की ब्रोंज पिगमेंटेशन भी होता है एडिसन्स डिजीज में. एडिसन्स डिजीज जो हमारे सर बताते थे कि ओसामा बिन लादेन जो था उसको भी एडिसन्स डिजीज था और वो उस बीमारी के लिए के ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स लेता था और उसको जो है यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने उसको उस बेसिस पे भी डायग्नोस कर लिया था कि मे बी वो हो सकता है उसको ये डिजीज है, इसीलिए वो ये दवाइयां लेने जा रहा है. तो वो मतलब बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, बट रिमेंबर कि एक जब मैं बता रहा था कि ACTH याद है आपको, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ऑफ कोर्स इट विल वर्क ऑन द एड्रिनल, बट याद होगा कि इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट. MSH जो था
ये दोनों साथ में काम करते थे। तो जब भी हमारे पास एल्डोस्टेरॉन की या एड्रिनल हॉर्मोन्स की कमी होती है तो एक नेगेटिव फीडबैक लूप जो जा रहा था हमारे ACTH में वो बंद हो जाता है, जिसके कारण ACTH बहुत सारा प्रोड्यूस होता है और उसी के साथ साथ MSH भी बहुत सारा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बहुत सारा प्रोड्यूस होता है। एंड दिस इंक्रीज इन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रोन्ज और थोड़ा काला सा पिगमेंटेशन। ठीक है, सो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में थी और उसको मैंने एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्ट से आपको समझाने की कोशिश की है कि क्यों कोई चीज अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो उसके क्या फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे, क्या तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है थोड़ा बहुत, सो दैट आप इसको फर्दर जानने के लिए और इंक्विजिटिव हो और मे बी इससे आपकी इच्छा मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए और बढ़े। एंड विद दिस वी आर जस्ट लेफ्ट विद द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, जो गोनाडल हॉर्मोन्स है उसको हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में टैकल करेंगे। सो तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।